हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डिस्निया। इसमें जो पी होता है वो साइलेंट होता है। अगर सिंपल वर्ड में समझे डिस्निया क्या होता है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग मीन्स आप पेशेंट जो होगा उसको क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा। ऐसा लगेगा वो मुंह खोल खोल कर हवा लेगा, मतलब कि उसको ऐसे एयर हैंगर लगेगा, मतलब वो हवा का भूखा है। ठीक है, चलिए आते हैं डिस्निया के डिफिनीशन में। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी, ये डिस्निया एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, मतलब इसके कोई सिम्टम नहीं आते हैं। इसमें पेशेंट खुद एक्सप्लेन करता है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि ऐसे पेन है, हाँ है, फीवर है, हाँ है, लेकिन ये सब्जेक्टिव है। इसमें जो पेशेंट है वो अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर करता है कि मेरे को डिस्निया हुआ है, मेरे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग इस समय आती है, इतना डिफ़िकल्टी करती है, इतना देर तक रहती है। ये जो पेशेंट फील करता है वो पेशेंट बताता है, इसलिए इसको कहा गया है ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट का। ठीक है, इसमें ये मेनली क्यों होता है तो ये बहुत से कारण से हो सकता है। या तो फिजियोलॉजिकल कारण है, साइकोलॉजिकल कारण है, सोशल कारण है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर में सेकेंडरी हो सकता है किसका, तो फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर रिस्पॉन्स का। ठीक है, चलिए डिस्निया क्या है, एक सिम्टम है जो सेल्फ रिपोर्टेड है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसमें इसके साइन क्या होंगे तो इसमें मेनली वर्किंग और ब्रीदिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि टैकिपनिया, एक्सेसरी मसल यूज होने लगेंगे, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, आते हैं एपिडर्मियोलॉजी में। ये मेनली कॉमन होता है इन पेशेंट में, ये 1/2 होता है। और एम्बुलेंट्री पेशेंट कहने का क्या मतलब है, जो पेशेंट वॉक कर सकते हैं। और नॉन एम्बुलेंट्री पेशेंट कहने का क्या मतलब है, जो व्हील चेयर सब पे बैठे रहते हैं ना, जो वॉक नहीं कर पाते हैं। तो एम्बुलेंट्री पेशेंट में 1/4 एम्बुलेंट्री पेशेंट में डिस्निया होने का खतरा होता है। और ये मेनली ज़्यादा होता है अगर एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 70 ईयर्स हो तो। ठीक है, चलिए आते हैं अब आगे। इसका मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स कहने का क्या मतलब है, ये जो डिस्निया है ना, इसमें कार्डिक सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, पल्मोनरी सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, और कभी कभी दोनों इन्वॉल्व होता है। इसलिए इसका जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो मैकेनिज्म समझने के पहले आपको ये समझना होगा कि 2 रेस्पिरेटरी सेंसेशन होते हैं। पहला जो होता है वो चेस्ट टाइटनेस, और इसको एयर हंगर भी कहा जाता है, इसके कारण मेनली होता है। तो चलिए डिस्निया का मैकेनिज्म जानते हैं। इसमें मेनली 2 सिग्नल अफेक्ट होता है, अफरेंट सिग्नल और इफरेंट सिग्नल। अफरेंट सिग्नल क्या होता है, मान लीजिए आपका ब्रेन है, मान लीजिए बता रही हूँ, पूरे शरीर से जो सिग्नल लेकर ब्रेन के पास जाता है उसको अफरेंट कहते हैं। और इफरेंट सिग्नल क्या होता है, जो ब्रेन से सिग्नल पूरे शरीर में लाता है। इसका मतलब जो एक मिनट, इसको अफरेंट है, इसको इफरेंट। ठीक है, इफरेंट इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोटर सिस्टम के द्वारा स्टिमुलेट होगा, और इफरेंट सेंसरी सिस्टम के कारण। तो इसको याद कैसे करते हैं, जैसे मोटर है, पानी चलाते हैं तो मोटर क्या करता है, एकाएक पानी पूरे जगह पे भेज देता है। वैसे ही ब्रेन हमारा मोटर सिस्टम के द्वारा इफरेंट से पूरे शरीर में भेज दिया, और सेंसरी क्या किया, एफरेंट के थ्रू पूरे स्टिमुलाई या सिग्नल को ब्रेन में भेज दिया। ठीक है, यही 2 सिग्नल इन्वॉल्व होता है। देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है, अफरेंट क्या कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से सिग्नल ले जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और इफरेंट क्या कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रेस्पिरेटरी मसल में ले जा रहा है। कभी कभी इफरेंट और रीअफरेंट के मिसमैच के कारण भी डिस्निया देखने को मिलता है। अब चलिए देखते हैं अफरेंट सिग्नल क्या होता है। अफरेंट सिग्नल मेनली क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन स्टेम और कॉर्टेक्स को ट्रिगर करता है। तो कैसे, मेनली 2 रिसेप्टर से। पहला होता है पेरिफेरल केमो रिसेप्टर, दूसरा होता है मिकेनो रिसेप्टर। अब ये पेरिफेरल केमो रिसेप्टर क्या है, तो ये मेनली पाया जाता है कैरोटिड बॉडी में या एरोटिक आर्क में।
ठीक है। और जो सेंट्रल केमोरिसेप्टर है वो पाया जाता है मेदुला में। और ये मेनली एक्टिवेट कैसे होता है, मतलब कि केमोरिसेप्टर भी दो तरह का होता है, एक होता है पेरीफेरल, एक होता है सेंट्रल। सेंट्रल वाला किसके द्वारा एक्टिवेट होता है, तो सेंट्रल वाला जो मेनली केमोरिसेप्टर है वो एक्टिवेट होता है मेदुला में, और जो पेरीफेरल केमोरिसेप्टर है वो एक्टिवेट होता है कैरोटिड बॉडी में, एरोटिक आर्क में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये मेनली एक्टिवेट कैसे होता है, तो हाइपोक्सेमिया के कारण, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, हाइपरकैपनिया, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए, एसिडेमिया मतलब कि एसिड बेस बैलेंस होता है ना, तो एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाए ब्लड में, ये सब के कारण भी पर्सन को क्या हो सकता है, एयर हंगर जैसा सेंस आ सकता है, मतलब वो फील करेगा कि उसके अंदर सांस की कमी है। ठीक है, दूसरा है मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो मतलब कि मेनली फिजिकल सिस्टम मेनली इन्वॉल्व होता है, तो जैसे कि देखिए स्ट्रेस रिसेप्टर, इरिटेंट रिसेप्टर, जे रिसेप्टर, ये लंग में, और चेस्ट वॉल में कौन सा होगा, तो मसल स्पिंडल रिसेप्टर जो मेनली स्ट्रेस रिसेप्टर भी कहलाता है, और कभी कभी ये टेंडन ऑर्गन के द्वारा भी होता है जो फोर्स जनरेट करता है। मतलब कि हमारा जो मैकेनो रिसेप्टर है वो दो जगह का होगा, एक लंग का और दूसरा चेस्ट वॉल का। लंग में कौन सा, तो जो स्ट्रेस करता है वो रिसेप्टर, जहाँ पर इरिटेट जलन होती है ना वो रिसेप्टर, और जे रिसेप्टर, मेनली 3 रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं डिस्निया के लिए। और चेस्ट वॉल में तो मसल स्पिंडल जो मेनली स्ट्रेस करता है, मतलब स्ट्रेस रिसेप्टर, और दूसरा जो फोर्स जनरेट को मॉनिटर करता है ओसा ऑर्गन, ये दोनों मेनली मैकेनो रिसेप्टर में अफेक्ट होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, तो वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, तो वर्कलोड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एयरवेज में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसके कारण अगर चेस्ट टाइटनेस है तो मेनली क्या देखने को मिलता है, अस्थमा और सीओपीडी देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इसलिए कहा जाता है अगर चेस्ट टाइटनेस है तो 2 सिम्टम को हम कंज्यूम कर सकते हैं, अस्थमा और सीओपीडी। दोनों को अलग कैसे करेंगे, तो अस्थमा में बीजिंग साउंड आता है, ठीक है, ये ज़्यादा इंटरमिटेंट होता है, लेकिन सीओपीडी क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, और सीओपीडी में कफ विथ फ्लेम आता है, तो इसे हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, लंग और चेस्ट वॉल का के कंप्लायंस का डिक्रीज होना, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना वो कम हो जाता है, स्टिफनेस ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके कारण कौन सी बीमारी होगी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ठीक है, और भी अफरेंट सिग्नल जो ट्रिगर करता है डिस्निया को विद इन द रिस्पिरेटरी सिस्टम, वो है पल्मोनरी वेस्कुलर रिसेप्टर। पल्मोनरी वेस्कुलर रिसेप्टर कहने का क्या मतलब है, जो भी पल्मोनरी आर्टरी में चेंजेज होती है और जो स्केलेटल मसल में चेंजेज होता है, तो स्केलेटल मसल में चेंजेस को क्या कौन सा रिसेप्टर कहते हैं, मेटाबो रिसेप्टर। इसके कारण भी मेनली क्या होता है, हमारा डिस्निया होने का चांस है, क्योंकि ये क्या करता है, बायोकेमिकल इन्वायरमेंट को सेंस करता है। ठीक है, तो अभी तक हमने एफरेंट में क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा केमो रिसेप्टर के कारण क्या होता है, डिस्निया होता है। केमो रिसेप्टर में मेनली कौन इन्वॉल्व है, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होना, एसिड ब्लड में ज़्यादा पाया जाना। मैकेनो रिसेप्टर में हमने मेनली किस पे फोकस किया, तो इसमें स्ट्रेस रिसेप्टर, इरिटेंट रिसेप्टर, जे रिसेप्टर लंग में, और चेस्ट वॉल में मसल फाइबर, जो मेनली क्या करता है, वर्कलोड को बढ़ा देता है। वर्कलोड बढ़ जाता है तो क्या होगा, एयरवेज में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारा चेस्ट क्या होगा, टाइट हो जाएगा, और जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और चेस्ट वॉल में जो कॉम्प्लियंस होगा वो भी कम हो जाएगा। अब आते हैं इफरेंट में। इफरेंट में क्या है, तो इफरेंट मेनली क्या करता है, आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ लेके जाता है, रेस्पिरेटरी मसल्स में लेके जाता है, किसके थ्रू, मोटर कॉर्टेक्स के थ्रू। ठीक है, तो और ये क्या करता है, तो ये ट्रांसमिट करता है कोरोलरी डिस्चार्ज को। ठीक है, तो कोरोलरी डिस्चार्ज को स्टिमुलेट करने से क्या होगा, या ट्रांसमिट करने से क्या होगा, वर्क ऑफ ब्रीदिंग इफेक्ट होगी। क्या, वर्क ऑफ ब्रीदिंग। वर्क ऑफ ब्रीदिंग कहने का क्या मतलब है, काम करने पे बढ़ेगा। जब पर्सन कोई काम कर रहा है उससे अगर ब्रीदिंग इफेक्ट होता है तो उसको कहते हैं वर्क ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, इसके कारण भी पर्सन क्या है, एयर हंगर एक्सपीरियंस कर सकता है।
अब आते हैं असेसिंग डिस्निया। कैसे हम डिस्निया को असेस करते हैं? सबसे पहले कोई भी पेशेंट को असेस करने के पहले ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि पेशेंट जो हमारा है वो स्टेबल है कि नहीं है। एक बार स्टेबिलिटी चेक करने के बाद हमें सबसे पहले ए, बी और सी चेक करना चाहिए। एक मतलब क्या होता है एयरवेज, बी मतलब क्या होता है ब्रीदिंग, सी मतलब क्या होता है सर्कुलेशन। एयरवेज में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है। ब्रीदिंग, पर्सन ब्रीदिंग नॉर्मल है या नहीं है। पर्सन का पल्सेज सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पहले इन तीनों को चेक करके इन तीनों को स्टेबल करने का ट्राई किया जाता है अगर अनस्टेबल हो तो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसका जो मैनेजमेंट करते हैं वो गोल्ड 2070 क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करते हैं। जब डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करेंगे ना तो मेनली डिस्निया भी दो तरह का हो सकता है, एक्यूट और क्रोनिक। अगर 1 मंथ से कम है तो वो हो जाएगा एक्यूट, 1 मंथ से ज़्यादा है तो वो हो जाएगा क्रोनिक सिंपल सा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसमें कौन कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है ये देखते हैं। तो पहले इसका पिक्चर दिखाती हूँ तो ईजी हो जाएगा आपको समझना। देखिए ये हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इसमें मेनली 2 सिस्टम इन्वॉल्व होता है, पल्मोनरी या कार्डिक, ठीक है, लंग या दिल, और कभी कभी दोनों इन्वॉल्व होता है। अगर पल्मोनरी की बात करें तब पल्मोनरी का जो एयरवेज है अगर उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। पल्मोनरी में पेरेन्काइमल टिश्यू होते हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, या जो चेस्ट वॉल होता है उसमें डिजीज हो सकता है, ठीक है। कार्डिक की बात करें तो सिर्फ लेफ्ट हार्ट फेलुलर होगा या पेरिकार्डियल डिजीज होंगे। और अगर दोनों की बात करें तो पल्मोनरी वेस्कुलेशन, इसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। चलिए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना उसमें मेनली डिजीज ऑफ एयरवेज जो अभी पढ़े थे, चेस्ट टाइटनेस मेन होता है दोनों में, अस्थमा और सीओपीडी। डिजीज ऑफ पेरेन्काइमा जिसमें मेनली इंटरस्टिशियल लंग डिजीज देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या क्या, तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में कौन कौन सा, क्रोनिक डिस्निया, लेकिन एल्वियोलर फीलिंग प्रोसेस क्या होगा वो भी इन्वॉल्व होगा। तो किसके कारण इन्वॉल्व होगा, तो हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस मतलब क्या होता है इन्फ्लामेशन करना होता है ना, कुछ लोग किसी चीज़ से सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और क्या है, तो ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटेरेंस ऑर्गेनाइजिंग न्यूमोनिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बुप भी कहते हैं। तो हमने क्या सीखा अभी तक, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयरवेज इन्वॉल्व होगा, एयरवेज में क्या, अस्थमा और सीओपीडी। पेरेन्काइमल में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। अब इंटरस्टिशियल लंग डिजीज को क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, तो एक बार कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज को मेनली हम क्रोनिक डिस्निया में देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस हो सकता है, जिसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, बुप भी कहते हैं। बुप का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटेरेंस ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया, ठीक है। अब देखिए अब कौन सा तीसरा था, चेस्ट वॉल अफेक्ट, जो डिजीज अफेक्ट करता है चेस्ट वॉल को, इसमें कौन सा आ जाएगा, काइफोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। इसमें जो हमारा मान लीजिए जो चेस्ट ट्रंक वाला पार्ट है वो इस तरह है, तो इसमें क्या होता है ना, इस तरह से ट्रंक वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। पिक्चर देखना चाहते हैं, दिखाती हूँ। देखिए जो काइफोस्क्लेरोसिस में क्या हो जा रहा है, हमारा चेस्ट थोड़ा साइडवाइज कर्वल्चर हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चेस्ट एक्सरे दिया हुआ है। चलिए अब आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। इसमें मेनली क्या होता है ना, पल्मोनरी सिस्टम और कार्डिक सिस्टम इन्वॉल्व होता है, कभी कभी दोनों इन्वॉल्व होता है। अगर पल्मोनरी सिस्टम इन्वॉल्व होगा इसका मतलब क्या होता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया है, और अगर कार्डिक सिस्टम इन्वॉल्व है इसका मतलब क्या होगा कि गैसिक चेंज में एबनॉर्मलिटीज आई है, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब पल्मोनरी में मेनली क्या का, तो आपको बताया मैकेनिकल चेंजेस होता है, तो मैकेनिकल चेंजेस कहाँ कहाँ होता है, एयरवेज में, पेरेन्काइमा में और
चेस्ट वॉल में। तो आते हैं एयरवेज में। एयरवेज में जो डिजीज होती है उसको कहते हैं अस्थमा और सीओपीडी। तो अस्थमा और सीओपीडी को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों में तो एयरवेज में ही होता है। तो अस्थमा में बीजिंग होगी और जो कफ होगा ना वो इंटरमिटेंट होगा, लेकिन सीओपीडी में कफ क्या होगा, परसिस्टेंट रहेगा। और अस्थमा में ब्रीदिंग क्या होता है, डिफ़िकल्टी, जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है वो इंटरमिटेंट होता है, लेकिन ये सीओपीडी में क्या होता है, परसिस्टेंट होता है। और इसमें कफ भी होता है, और कफ के साथ क्या होता है, फ्लेम भी आता है सीओपीडी में, ठीक है। और दोनों में सेम चीज़ क्या होगा, तो दोनों में चेस्ट टाइटनेस होगा, ठीक है। अभी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में चेंजेज आती है वो आती क्यों है, तो जैसे कि आपको पता है कि लंग में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा जिसके कारण क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, किसका, लंग का और चेस्ट वॉल का, ठीक है। जब पेशेंट है अगर मॉडरेट या सीवियर डिजीज हुआ हुआ है तो उसमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और इलास्टिसिटी जो है वो भी उसका जो उस पर जो लोड है वो ज़्यादा होगा। तो वो क्या होगा, जैसे कि हमारा लंग क्या है, एक बैलून की तरह है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा लोड बढ़ रहा है तो उसमें क्या हो जाएंगे, डिजीज स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। क्योंकि जिसके कारण क्या होगा, वर्क ऑफ ब्रीदिंग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वर्क ऑफ ब्रीदिंग कैसे बढ़ता है, तो सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, इलास्टिक पे लोड बढ़ता है, जिसके कारण वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है। वर्क ऑफ ब्रीदिंग करने का क्या मतलब है, जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतना आपका ब्रीदिंग फास्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पेशेंट को एक्यूट ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन रहा तो इसका मतलब क्या है कि उसको सेंस ऑफ टाइटनेस है, क्या, सेंस ऑफ टाइटनेस। उसका लंग का फंक्शन नॉर्मल हो सकता है, लेकिन एक्यूट ब्रोंकाइटिस में ऐसा लगेगा कि चेस्ट हमारा टाइट हो रहा है, ठीक है। अगर पेशेंट टैकीपनिया हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, टैकीपनिया हुआ इसका मतलब कि जो हमारा लंग है उसमें हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो रहा है, जो उसमें कंप्लायंस है वो घट रहा है, जिसके कारण टाइडल वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, लिमिट हो जा रहा है, ठीक है। बहुत जो दोनों चेस्ट टाइटनेस और टैकीपनिया बताया, इसके कारण क्या होता है, परमोलरी रिसेप्टर क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक। तो हमने एयरवेज में क्या पढ़ा कि एयरवेज में कौन कौन सा डिजीज होता है, अस्थमा और सीओपीडी। क्यों होता है, चेस्ट टाइटनेस के कारण होता है, टैकीपनिया के कारण होता है, वर्क ऑफ प्रेशर बढ़ जाने के कारण होता है, एयर हंगर के कारण होता है, ठीक है। इसमें पॉसिबल फिजिकल फाइंडिंग क्या होगा, तो बीजिंग होगी, एक्सेसरी मसल का यूज होगा और इंजेक्शनल हाइपोक्सिया होगा, मतलब एक्सरसाइज सब करने पे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, स्पेशली सीओपीडी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे, एक तो एस्पायरोमेट्री से। एस्पायरोमेट्री क्या है, एक टेक्निक या टूल है जिसके द्वारा हम लंग फंक्शन को टेस्ट करते हैं। चेस्ट एक एक्सरे से, जैसे कि सीओपीडी हुआ हुआ है तो उसका लंग में क्या दिखेगा, हाइपर इन्फ्लेशन दिखेगा और लॉस ऑफ लंग पैरेन्काइमल टिश्यू जो होता है ना उसकी कमी दिखेगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं पैरेन्काइमल डिजीज में। तो जब हम पैरेन्काइमल डिजीज की बात करते हैं तो इसमें मेनली इंटरस्टिशियल लंग डिजीज देखने को मिलता है। तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होता क्यों है, ये होता है इन्फेक्शन के कारण और क्या के कारण, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर के कारण। मतलब कि जैसे कि कोई है जो कोयला के खदान में कर रहा है काम, तो ये सब के कारण भी तो लंग डिजीज होता है ना, क्योंकि कोयला जब हम अंदर लेते हैं तो हमारा जो ये सांस नली होता है उसमें वो क्या होता है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है, जिसके कारण हमें डिजीज होती है, ठीक है। और क्यों होगा, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण होगा। ये सब मेनली किससे रिलेटेड होता है, तो जैसे कि हमारा पता है जो हमारा लंग होता है वो क्या होता है, इलास्टिक इन नेचर होता है। धीरे धीरे इस सब चेंजेस के कारण इसका स्टिफनेस, मतलब कि वो कड़ा होते जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इसका जो इलास्टिसिटी है वो या कॉम्प्लियंस वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिसके कारण वर्क ऑफ ब्रीथिंग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब एक और चीज़ है, VQ मिसमैच के कारण भी होता है। VQ मिसमैच क्या होता है, V से वेंटिलेशन, Q से
परफ्यूजन, जो हमारा पैरेन्काइमल डिजीज है वो VQ मिसमैच के कारण भी होगा, ठीक है। और किसके कारण, तो डिस्ट्रक्शन और थिकनिंग ऑफ एल्वियोली कैपिलरी के कारण। अब इसके कारण होगा क्या, तो इसके कारण हाइपोक्सेमिया होगा। हाइपोक्सेमिया मतलब कि ब्लड में ऑक्सीजन का कम होना, और इसके कारण जो ड्राइव टू ब्रेथ मतलब ये सांस लेने का जो कितना सॉफ्टली हम ले रहे हैं वो धीरे धीरे दिक्कत से लेने लगेंगे, बहुत कठिन से लेने लगेंगे। यहाँ तक से समझ गए। चलिए अब आते हैं चेस्ट वॉल डिजीज़। चेस्ट वॉल डिजीज़ की बात किए थे तो अभी ऊपर बताया था, इसमें मेनली 2 डिजीज होता है, काइफोस्क्लेरोसिस और न्यूरोमस्कुलर डिजीज। अब काइफोस्क्लेरोसिस और इसमें क्या हो जाएगा, जिसके कारण ये जो डिजीज है इसमें जो चेस्ट वॉल क्या हो गया, मेनली इलास्टिक इन नेचर होता है। लेकिन अगर ये कड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा, जो ये इलास्टिसिटी है, हमारा लंग है, मान लीजिए हमारा चेस्ट वाला ये लंग है, ये कड़ा हो गया तो जो लंग के साथ नीचे जाता था वो तो नहीं जा पाएगा, तो इसके कारण रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण वर्क ऑफ ब्रीदिंग क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और इसके कारण डिजीज होते हैं। और डिजीज में कौन कौन सा है, तो काइफोस्क्लेरोसिस और न्यूरोमस्कुलर डिजीज। इसमें क्या हो जाएगा, वर्क ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा हो जाएगा और पर्सन ब्रेथ नहीं ले पाएगा। ये मेनली होता क्यों है, तो डायफ्राम का जो एक्सकर्शन होता है वो कम हो जाने के कारण होता है। और किसके कारण होता है, तो एटिलेक्टासिस के कारण होता है। अब एटिलेक्टासिस होता क्या है, तो पार्शियल या कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग टिश्यू, ठीक है। लंग टिश्यू क्या है, धीरे धीरे ये खराब हो रहे हैं या डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, इसके कारण ये मेनली एटिलेक्टिक्स होता है। इसके कारण पॉसिबल मैकेनिज्म क्या है कि क्यों होगा, तो यही बताया था ना कि वर्क ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण पल्मोनरी रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है। चेक कैसे करेंगे, सेम एक्सरे से, स्पायरोमेट्री से, ठीक है। एक्सरे से क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें मेनली देखने को मिलेगा न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, जो मसल्स है ना हमारे चेस्ट वॉल का वो वीक हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कार्डिक की जब बात करें तो इसमें मेनली लेफ्ट हार्ट फेलुअर और पेरिकार्डियल डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। लेफ्ट हार्ट फेलुअर में क्या, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज और कार्डियोमायोपैथी। ये भी क्यों होता है, तो चेस्ट टाइटनेस, क्या है ना, चेस्ट टाइटनेस लगता है इसका मेन होता है, इसके कारण होता है, और इसमें आप एयर हंगर फील कीजिएगा। अब इसका जब फाइंडिंग की बात करें तो फाइंडिंग में क्या मिलेगा, जो हमारा लेफ्ट हार्ट प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, एलिवेटेड रहेगा। हम लंग में कैसे साउंड सुनाई देगा, क्रैकर्स का साउंड सुनाई देगा। और जो हमारा चेस्ट है वो पल्सस पैराडॉक्सस की तरह हो जाएगा, मतलब कि पेरिकार्डियल डिजीज हो जाएंगे। इसका भी क्या है मैकेनिज्म, तो इसमें भी वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, वेस्कुलर पल्मोनरी रिसेप्टर क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। मतलब अभी तक मैंने ये पढ़ा कि इसका मैकेनिज्म में क्या है, तो WOB वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है, और क्या होता है, हाइपोक्सिया हो जाता है, और क्या होता है, ये दोनों के कारण हमारा जो पल्मोनरी रिसेप्टर है वो क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, और जिसके कारण ये सब जो मेनली डिस्निया है ये होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए इसमें हम कौन सा टेस्टिंग करते हैं, कि इसमें हम करते हैं BNP टेस्टिंग। कौन सा टेस्टिंग, BNP। अब BNP होता क्या है, तो ब्रोंको प्रोवोकेशन टेस्टिंग होता है। ये मेनली मेजर करता है लंग के फंक्शन को आफ्टर द एक्सपोजर टू कॉमन अस्थमा सिम्टम ट्रिगर, मतलब कि ऑलरेडी अस्थमा का सिम्टम आया हुआ है, जैसे कि कोल्ड एयर, एक्सरसाइज, ये सब। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, लंग फंक्शन को मेजर करते हैं, किस टेस्ट के द्वारा, तो ब्रोंको प्रोवोकेशन टेस्ट के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अस्थमा पेशेंट को, कि उसको अस्थमा सिम्टम है या नहीं है चेक करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या देखेंगे, ECG देखेंगे, इको देखेंगे। अब पेरिकार्डियल डिजीज में आते हैं। पेरिकार्डियल डिजीज में मेनली 2 डिजीज देखने को मिलता है, रिस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस और कार्डिक टेम्पोनादे। टेम्पोनादे क्या है, तो हमारा जो हार्ट है इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, पानी का एक लेयर बन जाएगा, मतलब समझ लीजिए एक सैक में फ्लूइड फिल हो जाएगा, जो मेनली हमारे हार्ट को क्या करता है, प्रेशराइज करता है बाहर की ओर से। इसी को कहते हैं कार्डिक टेम्पोनादे। इसमें भी फिर सेम प्रोसीजर है। अब आ गए पल्मोनरी और कार्डिक डिजीज़, मतलब दोनों को मिला के क्या हो सकता है,
तो दोनों को मिला के जो डिजीज होगा वो होगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये होता क्यों है? टैकीपनिया के कारण। देखिए सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि हमारा हार्ट है, इसका 4 चैम्बर होता है, ठीक है। इस चैम्बर में पूरे बॉडी से ब्लड आते हैं, इस चैम्बर से लंग में जाता है, लंग से ब्लड प्यूरिफाई होके फिर या इस चैम्बर में आता है। अगर कहीं पर भी या यहाँ से पूरे शरीर में जाता है। अगर एक भी सिस्टम डैमेज हुआ तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि इसमें डिस्निया में पल्मोनरी और कार्डिक दोनों इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसमें मेनली जो ये होता है ना पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये मतलब राइट हार्ट प्रेशर में एलिवेशन के कारण होता है। और हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तब ये मेनली देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा टेस्ट करेंगे? डिफ्यूजन कैपेसिटी, ईसीजी, इको, ये सब टेस्ट करेंगे। अदर में क्या आ सकता है? तो अनीमिया, डिकंडीशनिंग और साइकोलॉजिकल। इसमें क्या क्या इसका अगर मोआ देखें तो इसका मोआ अलग अलग होता है। जैसे कि कभी कभी क्या हो सकता है? मेटाबॉल रिसेप्टर के कारण। मेटाबॉल रिसेप्टर मतलब क्या होता है? अनीमिया या पुअर फिटनेस के कारण। केमो रिसेप्टर मतलब ऑक्सीजन की सही मात्रा में नहीं मिल पाने के कारण होता है। इसमें मेनली हम हेमोक्रेट चेक करते हैं, मतलब कि अनीमिया के लिए हेमोक्रेट चेक करते हैं। तो आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आया आपके पास, तो एक एल्गोरिदम बना हुआ है कि आपको क्या कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे? उसका हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे। उसके बाद उसमें उसका वॉकिंग ऑक्सीमेट्री लेंगे, मतलब ऑक्सीजन का सेचुरेशन कितना है। वॉकिंग कहने का क्या मतलब है? ये मेनली ट्रेडमिल का यूज किया जाता है। इसमें पर्सन को क्या कहा जाता है? वॉक करो। पहले का ऑक्सीजन सेचुरेशन और वॉक करने के बाद का ऑक्सीजन सेचुरेशन को हम मेजर करते हैं। उसके बाद क्या देखेंगे? पीक फ्लो असेसमेंट देखेंगे। अगर डायग्नोसिस में डिस्निया रहा तो उसको ट्रीटमेंट करेंगे। अगर नहीं डिस्निया रहा तो हम मेनली 3 फेज देते हैं। फर्स्ट फेज में क्या आता है कि फर्दर हम टेस्टिंग उससे करवाएंगे। कौन सा? तो चेस्ट एक्सरे, स्पिरोमेट्री, ईसीजी, सीवीसी और बेसिक मेटाबॉलिक पैनल, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे? डायग्नोसिस करेंगे। अगर रहा डिस्निया तो ट्रीट करेंगे, नहीं रहा तो फेज 2 में चल जाएंगे। फेज 2 में क्या करेंगे? चेस्ट सीटी स्कैन करेंगे, लंग वॉल्यूम देखेंगे, डीएलसीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफ्यूज कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। और क्या क्या टेस्ट करेंगे? तो टेस्ट ऑफ न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, जैसे बताया था ना कि न्यूरोमस्कुलर फंक्शन के वीकनेस के कारण भी होता है, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस के कारण भी होता है, इसलिए उसका भी टेस्ट करेंगे। इकोकार्डियोग्राम करेंगे, कार्डिक स्ट्रेस टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। इसमें अगर डिस्निया मिला तो ट्रीट करेंगे, नहीं मिला तो फेज 3 में चल जाएंगे। ये लास्ट फेज है। इसमें मेनली हम चेक करते हैं कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्टिंग। क्या? कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्टिंग। ये वही टेस्टिंग है, माने ये एक नॉन इन्वेसिव मेथड है जिसमें क्या किया जाता है ना, हार्ट और लंग का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है कि रेस्ट में कितना होगा और जब एक्सरसाइज करेगा तो कितना होगा। इसी में मेनली क्या किया जाता है ना कि पर्सन का पहले ऑक्सीजन सैचुरेशन देखा जाता है जब रेस्ट में रहता है, और उसके बाद एक्सरसाइज भी लिमिटेड, जैसे साइकिलिंग ट्रेडमिल पे किया जाएगा। उसके बाद उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन राइज करता है कि फॉल करता है, ये देखा जाता है, ठीक है। और इससे पता चलता है कि ये कार्डियो है या पल्मोनरी है। तो इतना टेस्टिंग करेंगे, फाइनली हमें सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए अब आते हैं अप्रोच टू द पेशेंट। सबसे पहले हम पेशेंट का क्या देखेंगे? जैसा कि हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखा तो उसमें मेनली 2 सिस्टम इन्वॉल्व था, पल्मोनरी और कार्डिक, और एक और था न्यूरोमस्कुलर कंडीशन। तो जो भी पेशेंट आएगा उसमें पहले हम देखेंगे कि अंडरलाइंग कॉज क्या है। क्या पेशेंट को जो डिस्निया हुआ है उसमें पल्मोनरी इन्वॉल्व है, मतलब लंग इन्वॉल्व है, कार्डिक मतलब कि हार्ट इन्वॉल्व है, या न्यूरोमस्कुलर कंडीशन इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? अगर कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो अंडरलाइंग कॉज देखेंगे, ठीक है। एक बार जब अंडरलाइंग कॉज अगर आपको डिटरमाइन हो गया तो हम क्या करेंगे? उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कोई प्री डिस्पोजिंग कंडीशन तो नहीं है। फिर उसका इनिशियल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे ताकि हम डायग्नोसिस कर सके। तो इनिशियल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे? इनिशियल डायग्नोसिस टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मान लीजिए डायग्नोसिस टेस्टिंग में हमें समझ में नहीं आया तो उसको हम रिफ़र कर देंगे,
ठीक है। तो चलिए आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में क्या था, सबसे पहले पेशेंट को कहेंगे कि तुम अपने वर्ड में डिस्क्राइब करो। हम पेशेंट से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये जो डिस्निया है ना, ये स्टार्टिंग में ही आप पढ़ा था, ये क्या है, एक सब्जेक्टिव कंडीशन है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। इसमें पेशेंट हिमसेल्फ या हरसेल्फ को एक्सप्लेन करना रहता है कि उसके साथ क्या बीत रहा है, क्योंकि इसमें कोई सिम्टम नहीं आता है, सिर्फ जो पेशेंट फील करता है उसको वो बताना होता है। इसलिए इसमें पेशेंट को जितना बोलने का मौका देना चाहिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे कि जो ये डिस्निया हुआ है, ये इफ़ेक्ट ऑफ पोजीशन के कारण हुआ है, इन्फेक्शन के कारण हुआ है, या इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के कारण हुआ है। जब पेशेंट डिस्क्राइब करेगा तो कहेगा कि मैं जब सो जाता हूँ तब ज़्यादा होता है, या मैं जब बैठ जाता हूँ तब ज़्यादा होता है। तो जब पेशेंट एक्सप्लेन करेगा तभी आपको पता चलेगा। तो इसलिए हम लोग को पेशेंट को पूरी तरह बोलने देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब एग्जाम्पल है कि एक सिम्टम पेशेंट में आया कि वो उसको चेस्ट टाइटनेस है, ठीक है। तो क्या सजेस्ट करेगा कि अगर मान लो कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के कारण हुआ है, तो जो हमारा या पेशेंट डीप ब्रेथ नहीं ले पा रहा है, तो इसमें कौन सा बीमारी हो सकता है, COPD हो सकता है, ठीक है। अब एक मान लीजिए कि ऑर्थोपेनिया किस में होता है, तो ऑर्थोपेनिया होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, मैकेनिकल इम्पेयरमेंट के कारण होता है। और अगर कोई पेशेंट मोटा हो तो उसमें ये ऑर्थोपेनिया होने का डर है। और अस्थमा मतलब कि देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि COPD किसके कारण होता है, तो चेस्ट टाइटनेस प्लस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। अब आते हैं ऑर्थोपेनिया में, ये किस में होता है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, डायफ्राम का अच्छा से काम नहीं करना, कोई पर्सन मोटा है, या किसी को अस्थमा है। और अस्थमा किसके द्वारा ट्रिगर हो रहा है, इसोफागल रिफ्लक्स के द्वारा, तब इसको क्या हो सकता है, ऑर्थोपेनिया हो सकता है। अब नॉकटर्नल डिस्निया के बारे में पढ़ते हैं। नॉकटर्नल डिस्निया क्या होता है, जो रात में डिस्निया आता है मेनली, ये किस में होता है, मेनली 2 डिजीज में होता है, या 2 कंडीशन में होता है, CHF मतलब कि कोजेनेटिव हार्ट फेलियर, और अस्थमा में, ठीक है। जब एक्यूट और इंटरमिटेंट एपिसोड की बात करें तो इसमें कौन कौन सा डिजीज आ सकता है, तो मायोकार्डियल इस्कीमिया, ब्रोंकोस्पाज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। और लेकिन अगर क्रोनिक की बात करें, एक्यूट इंटरमिटेंट कहने का क्या मतलब है, एक तो अभी हाल ही में आया है, 1 मंथ से कम हो रहा है। इंटरमिटेंट मतलब आता है जाता है, ठीक है। क्रोनिक मतलब 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है। परसिस्टेंट मतलब लगातार है, ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं एक्यूट और क्रोनिक में। तो एक्यूट में कौन कौन सा डिजीज आता है, तो मायोकार्डियल इस्कीमिया, ब्रोंकोस्पाज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। लेकिन अगर क्रोनिक की बात करें तो इसमें COPD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, क्रोनिक थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसीज आता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब रिस्क फैक्टर की बात करें तो हमें पेशेंट से उसका ड्रग इंड्यूस्ड या ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री भी लेने का ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्यूपेशन पे भी लंग डिजीज डिपेंड्स करता है। जैसे कि कोई धुआं वाला जगह पे काम करता है, कोई कोयला वाला जगह पे काम करता है, कोई धूल वाला जगह पे काम करता है, तो इससे हमारा क्या होता है, लंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो हमें रिस्क फैक्टर भी जानने की ज़रूरत है। जैसे कि लेफ्ट आर्टेरियल मैक्सोमा या हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम हुआ, क्या याद रखिए, लेफ्ट आर्टेरियल मैक्सोमा या हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम, इसका मतलब पेशेंट को क्या है, पेशेंट को कंप्लेन होगा प्लेटिपनिया का। अब प्लेटिपनिया क्या होता है, डिस्निया जब ये अपराइट पोजीशन में होता है तब उसको डिस्निया होता है, लेकिन जब वो सो जाता है तो उसको क्या होता है, सही हो जाता है। तो ऑर्थोपनिया में और डिस्निया में क्या डिफरेंस है, अभी ऑर्थोपनिया पढ़े ऊपर थे और नीचे प्लेटिपनिया। तो प्लेटिनिया में क्या होता है, जब पर्सन खड़ा रहता है तो उसको क्या होता है, ये डिस्निया फील होता है, और सो जाता है तो क्या होता है,
उसको रिलीफ मिलता है। इसका जस्ट अपोजिट ऑर्थोपनिया होता है। ऑर्थोपनिया में जब पर्सन क्या होता है, फ्लैट या ऐसे चेयर पे सोया रहता है ना, जैसे चेयर पे बुढ़े लोग सोते हैं पहले के मूवी में, तो उसमें उसको क्या होगा, डिस्निया होगा। लेकिन वो जब सीधा हो जाएगा तो उसको डिस्निया सही हो जाएगा। तो याद करने का तरीका क्या हो रहा है, देखिए पी है, पी क्या है, खरा सा दिख रहा है, मतलब खरा होने पे क्या होता है, डिस्निया हो जाता है। और पी को जब सुला दो तो डिस्निया सही हो जाएगा। ठीक है। ऑर्थोपनिया गोल, हमारा चेयर जो होता है ना आजकल का, तो उससे आप याद कर सकते हैं। चेयर है मतलब कि चेयर पे सो गए हल्का फ्लैट, पूरी तरह नहीं थोड़ा, तो उसको क्या हो जाएगा, डिस्निया होगा। लेकिन जब अप्राइट पोजीशन में होगा तो डिस्निया सही हो जाएगा। ठीक है। ये जो डिस्निया है ना, उसका रेटिंग किया जाता है। रेटिंग किसके अनुसार होता है, तो मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल डिस्निया स्केल का। अगर कहीं पर भी आप डिस्निया का पढ़ रहे हैं तो ये वाला ग्रेडिंग आपको याद रखना ही रखना है। मेनली ग्रेडिंग को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ग्रेड 0, 1, 2, 3, 4। ग्रेड 0 में मतलब क्या होता है कि नॉट ट्रबल बाय ब्रेथलेसनेस एक्सेप्ट विथ स्ट्रेजिनस एक्सरसाइज, मतलब पर्सन को कोई भी ब्रीदिंग इस समय प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट जब वो एक बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करता है। ठीक है। तो कोई पेशेंट आएगा वो कहेगा कि मैं तो नॉर्मल रहता हूँ, लेकिन जब मैं बहुत एक्सरसाइज करने जाता हूँ, जैसे कि जॉगिंग ये सब पे, या ये नहीं होता एरोबिक एक्सरसाइज, तो मेरे को चेस्ट डिस्कम्फर्टनेस फील होता है, या चेस्ट डिस्कम्फर्टनेस नहीं, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत सांस चाहिए, जिसको हेयर हंगर कहते हैं, तो वो ग्रेड 1 में आएगा। ग्रेड 2 में क्या होगा, जब आप ग्राउंड पे चल रहे हैं या हील की ओर वॉक कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग फील होगा। तो ये ग्रेड 2 में आता है, ग्रेड 1 में आता है। ग्रेड 2 में क्या होता है, आपका मान लीजिए कि कोई इंसान है, दोनों का एज क्या है, 25 अबाउट है, दोनों चल रहा है, लेकिन दोनों की अपेक्षा में जो पेशेंट स्लो चल रहा है, ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, ब्रेथलेसनेस, मतलब ऐसे सांस फूल रहा है, और जब स्टॉप करता है, ठीक है, या रेस्ट करता है तो वो सही हो जाता है। इसका मतलब वो कौन सा है, ग्रेड 2 है। फिर से ग्रेड 0 में कुछ भी नहीं होता है, ग्रेड 0 में कुछ नहीं होता जब तक कि हार्ड एक्सरसाइज ना करे। ग्रेड 1 में क्या होता है, जब हम ये ग्राउंड पे या हिल पे चढ़ते हैं तो आपको हल्का ब्रेथलेसनेस होता है। ग्रेड 2 पे क्या होता है, आपके सेम एज के पीपुल आपसे क्या हो रहा है, फास्ट चल रहा है, आप उनके कंपेरिजन में स्लो चल रहे हैं, ठीक है, और आपको ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है। इसका मतलब ये ग्रेड 2 में आता है। ग्रेड 3 में स्टॉप टू रेस्ट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, मतलब कि कुछ देर आप वॉक करते हैं ना तो आप थक जाते हैं, आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो उसको कहते हैं ग्रेड 3 में। ग्रेड 4 में क्या होता है, आप घर से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, एक्सेस आपको डिस्निया हो रहा है, हंगर हो रहा है, आप मतलब कोई डेली एक्टिविटी भी नहीं कर सकते, ना कपड़ा पहन सकते हैं, ना अनड्रेसिंग कुछ भी नहीं कर सकते, कि हर चीज़ में आपको क्या होता है, मतलब ये सीवियर केस आ जाएगा ग्रेड 4। चलिए अब फिजिकल एग्जामिनेशन में आते हैं। तो सबसे पहले अगर आप सही से हिस्ट्री टेकिंग कर लिए तो अब उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन की बारी है। फिजिकल एग्जामिनेशन में मेनली आप वाइटल साइन चेक कीजिएगा। वाइटल साइन में क्या चेक किया जाता है, मेनली ये फीवर, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, और क्या चेक कर सकते हैं, और चेक कर सकते हैं बीपी, ठीक है। तो मेनली क्या देखा जाता है, वाइटल साइन देखा जाता है। जैसे कि अगर फीवर हुआ पेशेंट को तो इसका मतलब क्या हो सकता है, जो डिस्निया हुआ है उसका अंडरलाइंग कॉज क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। अगर मान लीजिए आप बीपी चेक किया और उसको हाइपरटेंशन निकल गया, इसका मतलब क्या हो सकता है, हम लोग सोच सकते हैं कि पर्सन को कहीं डायस्टोलिक डिसफंक्शन तो नहीं है। अगर पेशेंट में टैकीकार्डिया आया, हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहा, तो पेशेंट में क्या हो सकता है, इसमें ये कार्डिक डिसफंक्शन, डिकंडीशनिंग, ये सब कारण भी हो सकता है। अगर प्रेजेंस ऑफ रेस्टिंग हाइपोक्सिया, इंसान रेस्ट भी कर रहा है तब भी उसके में ऑक्सीजन की कमी है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसके ब्लड में CO2 की मात्रा ज़्यादा है, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच कर रहा है, जो DLCO था वो इम्पेयर हो गया है,
ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अगर फीवर है तो पेशेंट को इन्फेक्शन या क्या हो सकता है, इन्फ्लामेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा हम सोच सकते हैं। अगर हाइपरटेंशन है तो हार्ट फेल्यूर के चांसेस है ड्यू टू डिस्टोलिक डिसफंक्शन। ठीक है, टैकीकार्डिया है तो टैकीकार्डिया में हम क्या देख सकते हैं, या तो फीवर होगा या कार्डिक डिसफंक्शन होगा या डीकंडीशनिंग होगा। ठीक है, अगर पर्सन में हाइपरकैप्निया है, हाइपरकैप्निया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो वो जब रेस्ट फेज में है तब भी उसको क्या होगा, उसमें हाइपोक्सेमिया होगा। हाइपोक्सेमिया मतलब हाइपो कम, ऑक्स मतलब ऑक्सीजन, मिया मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ हाइपरकैप्निया के नहीं कारण होता है, वेंटिलेटर परफ्यूजन मिसमैच के कारण भी होता है, संथिंग के कारण भी होता है और डिफ्यूजन कैपेसिटी में इम्पेयरमेंट होने के कारण भी होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसमें हम क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और पेशेंट को पूरा सेंटेंस बोलने के लिए कहते हैं, एक वर्ड में नहीं, पूरा सेंटेंस बोलने को कहते हैं। ठीक है, और इसलिए क्यों करते हैं, जब वो बात करेगा तो आप उसमें देखिएगा कि उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रहा है कि नहीं, कितना वो बोल पा रहा है, कितना वो नहीं बोल पा रहा है। ठीक है, अगर पेशेंट पूरा वर्ड नहीं बोल पाया, ठीक है, एक सेंटेंस मतलब पूरा एक सेंटेंस पूरी तरह वो नहीं बोल पाया, इसका मतलब उसमें क्या है, वेंटिलेटरी पंप इम्पेयरमेंट है। जो वेंटिलेशन पंप है ना उसमें इम्पेयरमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका वाइटल कैपेसिटी रिड्यूस हो गया है। अगर वर्किंग ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, सुप्राक्लेविकुलर रिट्रैक्शन हो रहा है या यूज ऑफ एसेसरी मसल ऑफ वेंटिलेशन और ट्राइपोड पोजीशन। ये तीनों याद रखिएगा कि वर्क ऑफ ब्रीदिंग क्यों इंक्रीज होता है, यही तीनों के कारण होता है। एक तो ट्रिपोड पोजीशन, ट्रिपोड पोजीशन क्या होता है, पर्सन सिट करता है अपना हाथ को एक्सटेंड करके, हेड को एक्सटेंड करके। ठीक है, और किसके कारण, सुप्रा क्लेविकुलर रिट्रैक्शन के कारण, क्लेविकल के ऊपर क्या होता है, रिट्रैक्शन होता है, उसके कारण। यूज ऑफ एसेसरी मसल फॉर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन मसल में हम एसेसरी मसल का भी यूज करना स्टार्ट कर दे तो इसमें का मतलब क्या हो रहा है, वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ रहा है। और वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एयरवेज में रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है, लंग स्टीफ होया हुआ है और चेस्ट वॉल स्टीफ होया हुआ है। ठीक है, हर चीज़ का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। फिर से एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। अगर पर्सन पूरा वर्ड नहीं बोल पा रहा है, इसका मतलब कि क्या हो गया, उसका इम्पेयरमेंट हो गया वेंटिलेशन पंप में। किसके कारण, तो वाइटल कैपेसिटी रिड्यूस होने के कारण। अगर पर्सन में क्या हो गया है, वर्क ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब क्या है, उसके एयरवेज में रेजिस्टेंस है, लंग में स्टिफनेस आ गया, चेस्ट वॉल में स्टिफनेस आ गया, जो इलास्टिसिटी था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वाइटल साइन में फिजिशियन क्या एक्सेस करता है, रेस्पिरेटरी रेट और मेजर करता है पल्सस पैराडॉक्सस। ये कैसे करता है, अगर सिस्टोलिक प्रेशर कम हो जाएगा लेस देन 10 mmHg, इसका मतलब क्या है, मतलब कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो रहा है, ग्रेटर देन 10 mmHg हो रहा है। अब ग्रेटर देन 10 mmHg कहने का क्या मतलब है, नॉर्मल होता है 120/80। ठीक है, ग्रेटर देन 130/80 हो जाएगा, सिस्टोलिक सिर्फ कह रहा है। तो क्या होने के चांसेस हैं, तो होने के चांसेस है प्रेजेंस ऑफ COPD, मतलब COPD होने का चांसेस है, एक्यूट अस्थमा हो सकता है, पेरिकार्डियल डिजीज हो सकता है। समझ में आ गया। अगर जब हम जनरल एग्जामिनेशन करते हैं और हमें मिलता है साइन ऑफ एनीमिया, साइन ऑफ एनीमिया कैसे मिलेगा, तो आपका शरीर पीला दिखेगा, पेल कलर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आपका जो कंजक्टिवा होता है वो पेल हो जाएगा। या साइनोसिस, साइनोसिस में क्या होता है, आपका नील ये सब पार्ट क्या होने लगता है, ब्लू कलर का होने लगता है, सिर्फ नेल नहीं, लंग ये सब भी हो जाएगा सीवियर में। चिरहोसिस, चिरहोसिस में क्या होता है, नेक्रेसिस ऑफ लंग टिश्यू, लीवर टिश्यू। जैसे कि सिम्टम उसमें आपको देखेगा सिरहोसिस में स्पाइडर एंजियोमाता, इसमें क्या होता है ना,
जब बेली पार्ट देखिएगा तो वहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये क्या है, हमारा जो ब्लड वेसल है वो इस तरह से अरेंज हो जाता है। इसी को कहते हैं स्पाइडर एंजियोमाटा और गैनेकोमेस्टिया देखने को मिलेगा। तो जनरल एग्जामिनेशन में हमने क्या देखा कि साइन ऑफ अनीमिया देखना है, साइनोटिक देखना है और चिरहोसिस देखना है। ठीक है, अब चलिए अब फोकस करते हैं चेस्ट एग्जामिनेशन पे। तो चेस्ट में हम ये देखेंगे ना कि जो मूवमेंट हो रहा है, जब पेशेंट सांस ले रहा है तो उसका जो मूवमेंट है वो सिमेट्री में है कि नहीं है, मतलब दोनों तरफ का जो रिब्स है वो एक साथ ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। परकशन में हम क्या देखते हैं, परकशन में अगर डलनेस आया, मतलब परकशन जब करेंगे और डलनेस फील हुआ, इसका मतलब कि प्लूरल इफ्यूजन है, अंदर में फ्लूइड भरा हुआ है। हाइपर रेजोनेंस आया, इसका मतलब क्या हो जा सकता है, हाइपर रेजोनेंस में इम्फाइसेमा होने का है। क्या, इम्फाइसेमा। और अगर अस्कल्टेशन में बीजिंग, रोंकी, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेटरी फेज या ब्रेथ साउंड क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। इसका मतलब डिसऑर्डर कहाँ है, एयर वेज में, और उसको क्या हो सकता है, इंटरस्टिशियल इदीमा और फाइब्रोसिस हो सकता है। ये याद करना बहुत हार्ड है, लेकिन एक बार में एक चीज़ पढ़िएगा तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या देखा, प्लूरल इफ्यूजन में डलनेस होता है, हाइपर रेजोनेंस होता है इम्फाइसेमा में, अस्कल्टेशन में मेनली बीजिंग, रोंकी और प्रोलॉन्ग एक्सपायरेटरी फेज देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं कार्डिक एग्जामिनेशन में। कार्डिक एग्जामिनेशन में ज़्यादा फोकस करेंगे कि कौन सा पाथ एलिवेटेड है, जैसे कि राइट पाथ एलिवेटेड है। ठीक है, राइट पाथ एलिवेटेड होने का क्या मतलब है कि जुगुलर वेनस डिस्टेंशन होया हुआ है, इदीमा होया हुआ है, परमोली कंपोनेंट मतलब H2 क्या होया हुआ है, बढ़ा हुआ है, H3 और H4 में गैलोप होया हुआ है। H3 H4 में गैलोप मतलब क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन होया हुआ है, वर्बुलर डिजीज होए हुए, मतलब कि आपको मर्मर सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो ये किस का प्रॉब्लम हो सकता है, कार्डिक का प्रॉब्लम हो सकता है। जब हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट का एब्डोमेन, जब वो सुपाइन पोजीशन में रहता है तो फिजिशियन को क्या नोट करना चाहिए, पैराडॉक्सियल मूवमेंट नोट करना चाहिए एब्डोमेन का। ठीक है, और ये भी देखना चाहिए कि सुपाइन पोजीशन में पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। अभी बताए थे ना प्लेटिपनिया, ऑर्थोपनिया, इस सब के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर इंस्पायरेशन के समय इनवर्ड मोशन हो रहा है, इसका मतलब कि डायफ्राग्मेटिक वीकनेस है। ठीक है, और अगर ये राउंडिंग ऑफ एब्डोमेन एब्डोमेन राउंड हो रहा है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, इसका मतलब कि परमोली इदीमा है। ठीक है, क्लबिंग ऑफ डिजिट भी देखा जाता है। क्लबिंग ऑफ डिजिट कहने का क्या मतलब है, जो हमारा फिंगर है उसमें क्लबिंगनेस देखा जाता है। ये किसके लिए देखा जाता है, क्योंकि ये पहचानता है अगर क्लबिंग हुआ मतलब कि पेशेंट को इंटरस्टिशियल परमोनली फाइब्रोसिस, ब्रोंकी एक्टासिस और ये जॉइंट स्वेलिंग हो सकता है। उसके साथ साथ उसको रेनॉल डिजीज भी होने के चांसेस है। रेनॉल डिजीज में मेनली क्या देखा जाता है, कोलाजन वेस्कुलर प्रोसेस देखा जाता है, जो मेनली एसोसिएटेड होता है परमोनली डिजीज से। बहुत सारे डिजीज पढ़ने को मिल गया ना, लेकिन एक दिन में अगर एक डिजीज पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा से याद होगा। ठीक है, अब पेशेंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्या वॉक कीजिए और ऑब्जर्व करते हैं उसका ऑक्सीमीटर। ठीक है, और एग्जामिन जब एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए तो हम लोग देखते हैं कि उसका रेस्ट में सही है कि नहीं है, बीजिंग है कि नहीं है, और ऑक्सीजन सैचुरेशन भी चेक करते हैं। चेस्ट इमेजिंग में क्या होगा, एक और आप जब अच्छा से क्या कर लिए, हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिए, तो आप चेस्ट इमेजिंग में, तो जो मेन चेस्ट इमेजिंग होता है वो चेस्ट रेडियोग्राफ होता है। ठीक है, अब चेस्ट रेडियोग्राफ कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, तो चेस्ट रेडियोग्राफ में हम मेनली लंग का वॉल्यूम देखेंगे। क्या देखेंगे, लंग का वॉल्यूम देखेंगे। अगर लंग का वॉल्यूम ज़्यादा हुआ मतलब कि हाइपर इन्फ्लेमेशन हुआ लंग, तो क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हो सकता है। और लो लंग वॉल्यूम हुआ है, इसका मतलब इंटरस्टिशियल इदीमा या फाइब्रोसिस होगा। मतलब कि लंग वॉल्यूम देखते हैं, अगर हाइपर इन्फ्लामेशन हुआ तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, और अगर क्या हो गया, लो वॉल्यूम हुआ, इसका मतलब कि इंटरस्टिशियल इदीमा या फाइब्रोसिस होने का चांस है। और डायफ्राग्मेटिक डिसफंक्शन, इम्पेयर चेस्ट वॉल मोशन।
ठीक है। अब परमोली पेरेन्काइमा चेक करते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, अगर वो प्रेजेंस हुआ तो क्या हो सकता है, इंटरस्टिशियल डिजीज, इनफिल्ट्रेट्स और इम्फाइसेमा होने का डर है। अगर परमोली वेस्कुलेशन अपर जोन में हुआ, मतलब जो जो ब्लड वेसल में प्रॉब्लम होता है वो अपर जोन में हुआ, इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, परमोली वेनस हाइपरटेंशन। और अगर सेंट्रल परमोली आर्टरी में इनलार्जमेंट हुआ तो आपको मिलेगा परमोली आर्टरियल हाइपरटेंशन। देखिए ये वाला भी बात समझना बहुत ज़रूरी है। क्या कह रहा है कि अगर अपर जोन में क्या मिला, वेस्कुलेशन मिला, परमोली वेस्कुलेशन इन अपर जोन, तो इसका क्या मतलब है कि वेनस में हाइपरटेंशन है। लेकिन अगर सेंट्रल जोन में इनलार्जमेंट मिला, इसका मतलब कि आर्टरियल हाइपरटेंशन है। मान लीजिए कि हमारा लंग है, ठीक है, अपर पार्ट में मिला, इसका मतलब कि वेनस हाइपरटेंशन है। सेंट्रल पार्ट में मिला इनलार्जमेंट, तो इसका मतलब आर्टरियल हाइपरटेंशन है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन भी दो तरह का होता है, बायलेटरल और यूनिलेटरल। बायलेटरल मतलब अगर बायलेटरल प्लूरल इफ्यूजन मिला, इसका मतलब पेशेंट को CHF और कोलाजन वेस्कुलर डिजीज होने का चांसेस है। और अगर यूनिलेटरल इफ्यूजन मिला, इसका मतलब कि कार्सिनोमा परमोली इम्बोलिज्म होने के चांसेस है। अब CT ऑफ द चेस्ट करेंगे तो इसमें क्या इवैल्यूएट करेंगे कि कहीं लंग पेरेन्काइमा तो नहीं है। अगर लंग पेरेन्काइमा है तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं लेबोरेटरी स्टडी में। लेबोरेटरी स्टडी में हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहले हम इनिशियल लेबोरेटरी टेस्टिंग में हेमोक्रेट्स देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो अंडरलाइंग कॉज है वो कहीं ऑकल्ट अनीमिया तो नहीं है जो ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाता है, या ये डिस्निया है। तो सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, हेमेटोक्रेट, जो मिली हमें ये अलग करता है कि ये डिस्निया है या ऑकल्ट अनीमिया है, ठीक है। दूसरा जो करवाते हैं उसको कहते हैं बेसिक मेटाबॉलिक पैनल, जो मेनली हेल्पफुल होता है कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण हो रहा है कि नहीं। जैसे देखिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, एलिवेटेड बाइकार्बोनेट होगा, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन ज़्यादा हो जाता है। अब क्या कह रहा है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर। अगर मान लीजिए कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ तो इसमें क्या चांसेस होते हैं, क्रोनिक मेटाबॉलिक फेलियर होने का, ठीक है। और भी कौन कौन सा कर सकते हैं, तो ECG कर सकते हैं। क्यों? आप देखें तो इसमें कार्डिक भी इन्वॉल्व था, तो इसमें क्या देखेंगे ECG में, कहीं वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी तो नहीं हो रहा है, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन तो नहीं है। एस्पायरोमेट्री करवाएंगे। एस्पायरोमेट्री क्यों करवाएंगे, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है वेंटिलेटरी में, वेंटिलेशन पाइप में ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है, एस्पायरोमेट्री इसलिए करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हुआ तो रिस्ट्रिक्टिव वेंटिलेटरी डिफेक्ट होने के चांसेस है, ठीक है। अब करवाएंगे ECG, इकोकार्डियोग्राम। इसमें क्या देखेंगे कि अगर इसमें ये देखेंगे कि कहीं हमारा जो ये डिस्निया हुआ है वो सिस्टोरिक डिसफंक्शन के कारण तो नहीं हुआ है, परमोली हाइपरटेंशन के कारण तो नहीं हुआ, वल्वुलर डिजीज के कारण तो नहीं हुआ है। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट ब्रोंको प्रोवोकेशन टेस्टिंग करवाएंगे। ये क्या है, इसमें मेनली जैसे कि देखा जाता है पीक फ्लो को मॉनिटर किया जाता है। जैसे कि किसी को पेशेंट को अस्थमा है और उसका ट्रिगर उसको आ रहा है, तो वही डिफ्रेंशिएट करता है कि ये अस्थमा पेशेंट है या डिस्निया पेशेंट है, ठीक है। अब एक और चीज़ है, बेरियम नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड को हम चेक करते हैं। ये अगर बढ़ा हुआ रहा तो CHF होने के चांसेस हैं। अब ये मेन है, ये लास्ट और मेन है कि कैसे हम कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमने पढ़ा कार्डियोवैस्कुलर में हम मेनली क्या देखते हैं, गैस एक्सचेंज एबनॉर्मलिटीज। अगर कार्डियो में प्रॉब्लम हुआ इसका मतलब गैस एक्सचेंज एबनॉर्मलिटीज होगा। जैसे कि पता है हमें, ये हमारा लंग का एल्वियोली पाथ है, यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए हमारा ब्लड वेसल होता है, तो अब मेनली काम क्या है, ब्लड वेसल में CO2 होता है, लंग में O2 होता है। डिफ्यूजन के थ्रू ये दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज करता है, जिसको क्या कहते हैं, परफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो इसी में एबनॉर्मलिटीज आ जाती है।
और जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो मैकेनिकल फंक्शन, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि चेस्ट वॉल में प्रॉब्लम हो जाता है, पेरेन्काइमल टिश्यू में प्रॉब्लम होता है, चेस्ट वॉल स्टिफ हो जाता है, चेस्ट वॉल लंग एयरवेज स्टिफ हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, मैकेनिकल प्रॉब्लम आता है। तो हम इसको जो डिफ्रेंशिएट करते हैं उसके लिए यूज करते हैं कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्ट। क्या? कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्ट। इसमें मेनली जो एक्सरसाइज करवाया जाता है वो लिमिटेड एक्सरसाइज होगा, साइकिलिंग और ट्रेडमिल पे, अभी ऊपर पढ़ाया था। ठीक है, इसमें ये देखा जाता है कि वेंटिलेशन में प्रॉब्लम है या पल्मोनरी गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब एक्सरसाइज करवाने गए पेशेंट को, क्या हुआ, मैक्सिमल वेंटिलेशन प्रॉब्लम हुआ। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, डेड स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण ब्रोंकोस्पाज्म ज़्यादा होगा और जिसके कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्निया का मेन कॉज है। फिर से डिस्निया का मेन कॉज अगर रेस्पिरेटरी है तो कैसे पता चलेगा, जब हम एक्सरसाइज करवाएंगे तो उसका वेंटिलेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि उसमें डेड स्पेस ज़्यादा है, हाइपोक्सिया ज़्यादा हो रहा है, ब्रोंकोस्पाज्म डेवलप्ड हो रहा है। इसका मतलब कि डिस्निया के लिए कौन सा मेन सिस्टम इन्वॉल्व है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन जब एक्सरसाइज करवाए, ठीक है, और हार्ट रेट मैक्सिमम ग्रेटर देन 85% हो गया, एनाबोलिक थ्रेशोल्ड होने लगा। एनाबोलिक थ्रेशोल्ड कहने का क्या मतलब है, ब्लड प्रेशर या तो बढ़ गया एकाएक या एकाएक घट गया ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इफ़ O2 पल्स, जो O2 कंजप्शन रेट होता है, वो फॉल हो जाए तो इसका क्या मतलब होता है कि इसका मतलब ये होगा कि स्ट्रोक वॉल्यूम हो रहा है। और अगर इस्कीमिक चेंजेज हो तो इसका मतलब कि क्या होगा, जो मेनली सीन होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, तो एबनॉर्मलिटीज हो गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। ठीक है, एक देखिए रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। एक्सरसाइज करवाए, वेंटिलेशन में प्रॉब्लम हुआ, ऑक्सीजन सही से नहीं मिला, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, इसका मतलब कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज करवाए तो इसमें क्या हो गया कि एकाएक ब्लड प्रेशर या तो फॉल कर जाएगा या इंक्रीज कर जाएगा एक्सरसाइज के बाद समय, या तो O2 पल्स क्या होता है, फॉल कर जाता है, इस्कीमिक चेंजेज होते हैं। तो इसका मतलब कि एबनॉर्मलिटीज कहाँ आया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आया। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CPET। ठीक है, अब CPET ये इसमें भी हेल्प करता है कि कहीं ये न्यूरोमस्कुलर डिजीज तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि 3 कारण था मेन। अब इसके ट्रीटमेंट में आते हैं। ट्रीटमेंट में जो हमारा मेन गोल होगा वो उसको ट्रीट करने का नहीं होगा, मेन गोल होगा कि उसका अंडरलाइंग कॉज क्या है ये जानना। क्योंकि जब अंडरलाइंग कॉज या कंडीशन जानेंगे तभी तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट गोल है अंडरलाइंग कंडीशन को सही करना, जिसके कारण डिस्निया हो रहा है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और अंडरलाइंग कंडीशन देखते हैं। ठीक है, अंडरलाइंग कंडीशन हमें पता चल गया है, तो अब हम करते क्या हैं, उसको देते हैं ऑक्सीजन का सप्लीमेंट। क्यों सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि आपको पता है ये सारा खेल क्या है, ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन की कमी होती है ब्लड में, तभी तो हमें डिस्निया फील होता है। ठीक है, तो हम उसमें क्या देते हैं, सबसे पहले अंडरलाइंग कंडीशन का ट्रीट करते हैं, फिर उसमें सप्लीमेंट ऑक्सीजन देते हैं। मेनली किस में देंगे, जिसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 88%। हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन सप्लीमेंट किस में देंगे, जिसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन या इक्वल टू 88% हो, या जिस पेशेंट में क्या होता है, सोने पे या कोई एक्टिविटी करने पे ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर जाता है। अब जो पेशेंट है COPD का, उसमें हम क्या देंगे, ऑक्सीजन सप्लीमेंट देंगे, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे। क्यों, ताकि वो हाइपोक्सिया का ट्रीटमेंट कर सकें, ताकि मोर्टेलिटी रेट को इम्प्रूव कर सकें, मतलब कि मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकें। और पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, जो मेनली क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट करता है डिस्निया पे। एक्सरसाइज कैपेसिटी देखेंगे और रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन देखेंगे। ऑक्सीजन सप्लीमेंट के बाद क्या देते हैं, ऑपोइड्स देते हैं। ऑपोइड्स क्या करता है, रिड्यूस करता है डिस्निया के सिम्टम को। ये जो एयर हंगर रहता है ना, उसको ये कम करता है। तो कैसे करेगा, तो रेस्पिरेटरी ड्राइव को सप्रेस करके और कॉर्टिकल एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करके। ठीक है,
तो अब जो पॉइज है मेनली किस में दिया जाएगा, जिसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब एक और ड्रग्स है एक्सियोलैक्टिक, जो मेनली क्यों दिया जाता है, ये मेनली बेनिफिशियल नहीं होता है, लेकिन बेनिफिशियल उनके लिए होता है जिनको ज़्यादा डिप्रेशन ये सब हो रहा है, क्योंकि एनसीओ मतलब एंजाइटी के लिए दिया जाता है। और अगर देना है ड्रग्स तो इनहेल्ड फुरोसिमाइड देंगे। ये किस लिए, क्योंकि ताकि ये आप अफरेंट सेंसरी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सके। जब आप इसके मोआ पे जाएंगे तो मोआ में मेनली 2 चीज़ के कारण हो रहा था, सेंसरी और मोटर। ठीक है, तो इसके साथ ट्रीटमेंट भी खत्म होती है। आज से आपको डिस्निया समझ में आया है, तो लाइक और सब्सक्राइब ना करें। बाय बाय, टेक केयर से।